नमस्कार दोस्त। देखिए अंडरवर्ल्ड डॉन, पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कौन था? करीम लाला। करीम लाला जो है ये आया था अफगानिस्तान से होते हुए पेशावर के जरिए पाकिस्तान से सीधे भारत। 1940 की बात है, 1940 में ये आता है। उन दिनों भारत पाकिस्तान एक था और वहां से जो है पेशावर से जब ये आता है मुंबई, अब मुंबई में जो है ये वेश्यावृत्ति वगैरह, जुए खाने वगैरह, शराब के अड्डे, ये सब चलाते चलाते बहुत ही ज्यादा पैसे वाला हो जाता है और देखते देखते पूरे मुंबई पर राज करने लगता है। और मुंबई पर राज करते करते ये अपनी खुद की गैंग बनाता है और गैंग का नाम रखता है पठान गैंग और नाम इसका होता है करीम लाला और इसको लोग जानते हैं शेर खान के नाम से। शेर खान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। उसी समय तमिलनाडु से एक छोटा बालक 8 साल का अपने पिता के साथ आता है और साइकिल की पंक्चर पर काम करने लगता है। और वही साइकिल पंक्चर पर काम करते करते जब वो 18 साल का हो जाता है तो वो चला जाता है, जो उस समय पानी का जहाज आता है उस पर सामान आता है, वहां ढोने का काम, कुली का काम करने लगता है। एक फिल्म आई थी दीवार, आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन ने कुली का काम किया, उसके बाद स्मगलिंग करते करते करोड़ों का मालिक हो गया। उसी के तर्ज पर यानी हाजी मस्तान के तर्ज पर वो फिल्म बनी है, नाम होता है उसका हाजी मस्तान। जब साइकिल पंक्चर बनाने की दुकान पर वो काम करता रहता है, अपने पिता का हाथ बटाता रहता है, लेकिन पारिवारिक स्थिति फिर भी अच्छी नहीं हो पाती क्योंकि परिवार की स्थिति बड़ी खराब थी और परिवार की स्थिति को ठीक करने के लिए वो अपना काम चुन लेता है कुली का और वहीं पर जाके बोझा वगैरह ढोने लगता है। हालांकि वहां बोझा ढोते ढोते वहां पर मजदूरों से 2 रुपया हफ्ता मांगा जाता है और एक बार ये हफ्ता देने से इनकार कर देता है, बाकायदा इसकी हाथापाई होती है और ये वहां का एक तरीके से बन जाता है लीडर। लोग लीडर इसको मान लेते हैं क्योंकि मजदूर की तरफ से ये लड़ा था और उसके बाद जब ये देखता है कि पानी के जरिए जो सामान आ रहा है उसकी रोक टोक नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, कोई छानबीन नहीं है और इसको जो है बहुत ही आराम से इस सामान को वहां से पास करा के मुंबई शहर में लाया जा सकता है, तो ये सोने के बिस्किट की स्मगलिंग शुरू करता है और सोने का देखते देखते वो सोने की बिस्किट स्मगलिंग करते करते लाखों करोड़ों में खेल जाता है और वहीं से बन जाता है हाजी मस्तान। गरीबों का मसीहा होता है, गरीबों की मदद करने में यह हमेशा आगे रहता है और गरीबों की एक पूरी इसकी समझ जाइए सेना बन जाती है। जिधर ये जाता है गरीब उसके पीछे पीछे और ये देखते देखते जो है मुंबई का बेताज बादशाह बन जाता है। उसके बाद करीम लाला से यह हाथ मिलाता है तो करीम लाला भी इससे हाथ मिला लेते हैं और मुंबई का 2 भाग कर दिया जाता है, एक भाग करीम लाला का और एक भाग हाजी मस्तान का और दोनों जो है हंसी खुशी काम को अपना अंजाम देते हैं। और अंडरवर्ल्ड में उस समय खून खराबा नहीं होता था, उस समय रात के अंधेरे में काम होता था गुपचुप तरीके से और अगर पुलिस कोई जो मिले, कुछ पुलिस के अधिकारी लोग भी मिले हुए थे, वो जानते थे, लेकिन जो नहीं मिले थे वो नहीं जान पाते थे। क्यों? क्योंकि रात के अंधेरे में इस काम को अंजाम दिया जाता था और उसके बाद जो है सुबह होते होते जो है काम को पूरी तरीके से निपटा दिया जाता था। एक प्रकार से देखा जाए तो इन लोग का राज शाम में जब सूरज ढल जाता था तो शुरू होता था और जब सूरज निकलता था तो खत्म होता था। उसके बाद तमिलनाडु से एक आदमी आता है वरदराजन नाम का, वर्धा, और वो भी अपने काम में बड़ा माहिर रहता है, दिमाग का तेज रहता है और वो धीरे धीरे करके जो है अड्डे शराब खाने में बहुत ही ज्यादा पैसा कमा लेता है और हाजी मस्तान से इसकी मुलाकात होती है और दोस्ती हो जाती है। क्योंकि वरदराजन जो है ना बहुत ही निडर था और सच्चा था, बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेंस ऑफ ह्यूमर इसका बहुत अच्छा था। इसी चीजों से प्रभावित होकर हाजी मस्तान से उसकी दोस्ती होती है और हाजी मस्तान इसको मिलवाते हैं करीम लाला से। और करीम लाला का उस समय यह दबदबा था कि दिलीप कुमार, राजकुमार, यहां तक कि इंदिरा गांधी से भी उसके संपर्क अच्छे थे। धीरे धीरे करके ये मुंबई नगरी आगे बढ़ रही थी और मुंबई में अंडरवर्ल्ड पनपता जा रहा था और वरदराजन और हाजी मस्तान और करीम लाला ये तीनों अपने काम को अंजाम दे रहे थे, एक तरीके से मुंबई पर राज कर रहे थे। उसके बाद डोंगरी से एक लड़का उठता है, नाम साबिर कासकर और दाऊद इब्राहिम कासकर। इसके पिता जो है महाराष्ट्र में हेड कांस्टेबल रहते हैं और इन दोनों से बड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक बार चोरी के इल्जाम में इसके पिता ने स्वयं इसको पकड़ा था।
लेकिन वहीं से वो कहा जाता है ना कि जब गलत रास्ते पे कोई चल पड़ता है ना तो वो गलत रास्ता ही उसको अच्छा लगने लगता है और फिर वो वापस पीछे मुड़ नहीं पाता है। ये एक प्रकार का कीचड़ है, दलदल है, इसमें इंसान धंसता चला जाता है। और वही हुआ, शब्बीर कासकर और दाऊद इब्राहिम को उसके पिता ने निकाल दिया। उसके बाद ये गलियों में, चौराहों पर और लोगों को इकट्ठा करता गया और अपनी एक फौज खड़ा करता है और फौज खड़ा कर कर अपने काम को अंजाम देता है। एक डकैती डालता है बहुत बड़ी दाऊद इब्राहिम, और उस डकैती में दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे ऊपर होता है। उसके पिता बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब ये पुलिस के हाथ अगर चढ़ गया तो इसका सीधे एनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन दिमाग का तेज चपल, अब बहुत ही तेज तर्रार आदमी होने के कारण ये पुलिस के हाथ नहीं आता, पुलिस के कुछ लोगों को ये मिला लेता है। उसके बाद जब करीम लाला के आदमियों से भी जब ये पंगा लेना शुरू करता है, करीम लाला के आदमियों को मारना शुरू करता है, तो करीम लाला बौखला जाता है और ये दाऊद इब्राहिम को सीधे उठवा लेता है करीम लाला। और ऐसा कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम को तबीयत से इसने कुटवाया और कई दिनों तक दाऊद इब्राहिम करा रहा था। लेकिन हाजी मस्तान के बीच बचाव करने पर दोनों राजी होते हैं और दोनों की मुलाकात कराई जाती है। बाकायदा कुरान शरीफ पर हाथ रख के कसम दिलाई जाती है कि आगे से अब दोनों गैंगवार नहीं करेगी, यानी एक दूसरे के काम में उलझन नहीं डालेगी, अड़चन नहीं डालेगी। ये तय हो जाता है। उसके बावजूद जो है वो कहा जाता है ना कि ऊपर से कुछ और था, अंदर से कुछ और। अंदर से दाऊद इब्राहिम खटका हुआ था क्योंकि करीम लाला ने उसको बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बेरहमी से मरवाया था। उसके बाद धीरे धीरे करके अंडरवर्ल्ड बढ़ता रहता है। लेकिन दाऊद इब्राहिम की मंशा ना ये थोड़ा सा बेसब्रा टाइप का था। बस ये था कि बस जो काम करना है कर डालो, अंजाम की परवाह नहीं करता था, बस काम जो करना है वो करना है। लेकिन हाँ, शब्बीर कासकर जो इसका भाई था वो थोड़ा सुलझे दिमाग का था। वो किसी भी काम को जब अंजाम देता था तो बड़ा सोच विचार के उस पर कई बार विचार करता था, सोचता था, तब देता था। और दाऊद इब्राहिम बस आनन फानन में बस काम को निपटाओ, बस काम को निपटाओ, काम खत्म। उसके बाद अब सुनिए, धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड पनप रहा था और छोटी छोटी गैंग इसमें शामिल हो रही थी। अरुण गौली, उसके अलावा आलमजेब, उसके अलावा अब्दुल समद, ये तमाम लोग धीरे धीरे शामिल हो रहे थे। सत्या, छोटा शकील, छोटा राजन, अबू सलेम। और धीरे देखते देखते 1980 के दशक में दाऊद इब्राहिम का कद थोड़ा ऊंचा होने शुरू हुआ। 1981 में इसके भाई साबिर कासकर की मर्डर हो जाता है और यह मर्डर करवाने वाला करीम लाला ही होता है। करीम लाला ये मर्डर करवाता है मानिया सुरवे से। मानिया सुरवे वही जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा होता है और अपने ताई ताया के यहां पढ़ के बड़ा होता है। और इसका भाई होता है भार्गव सुरवे, जो अपराध की दुनिया में पहले ही उतर चुका था। और भार्गव सुरवे की वजह से मानिया सुरवे को भी 14 साल की सजा होती है और जेल में ही इसके भाई को मरवा दिया जाता है। लेकिन मानिया सुरवे बच जाता है और मानिया सुरवे वहीं पर अपनी गैंग बनाता है। शेख मुनीर वहीं पर उसका साथी होता है और 9 साल जब ये सजा काट चुका होता है तो 10वें साल ये जरवड़ा जेल से फरार हो जाता है। और फरार होने के बाद ये खुद की गैंग बनाता है और गैंग बना के एक्सटॉर्शन करना, चोरी करना, छिनैती करना, बैंक रॉबरी करना, इन सब में इन्वॉल्व हो जाता है और धीरे धीरे करके इसका नाम हो जाता है। वो कहा जाता है ना कि जो दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर कासकर की हत्या हुई थी वो मानिया सुरवे ने की थी और करीम लाला ने करवाई थी। उसके बाद दाऊद इब्राहिम 86 में तो चला जाता है वहां, लेकिन उससे पहले पठान गैंग को वो खत्म कर देता है और मानिया सुरवे को भी मरवा देता है 1982 में। उसके बाद ये 1986 में अपने गैंगों के साथ चला जाता है कराची। पहले जाता है दुबई, दुबई के रास्ते कराची और वहीं से मुंबई पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करता है और मुंबई की बागडोर वहीं से संभालता है। उसके बाद 1993 में बम ब्लास्ट होता है। दाऊद इब्राहिम को मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित किया जाता है और तब से लेके अब तक मुंबई पुलिस को दाऊद इब्राहिम की तलाश है। लेकिन दाऊद इब्राहिम मुंबई पुलिस के हाथ नहीं आ पा रहा है। अब देखना है कि दाऊद इब्राहिम कब मुंबई पुलिस के हाथ आता है, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन हाँ, ये अपने काम को बड़ी सफाई से अंजाम देता था और अपने गुर्गे लोगों में जिनको जिनको रखता था उसकी पूरी बाकायदा जांच पड़ताल करके और उनकी जो है पूरा
उसकी आकलन करके और उसके दिमाग को, उसकी ताकत को देख के वो अपने आदमियों से काम करवाता था। इसीलिए कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम के पास इतना पैसा हो गया था कि आपको एक किस्सा मैं बता रहा हूं कि खगोशी जो कि अमेरिका के वेपन्स की सप्लाई करता था, यानी मीडिएटर था, अमेरिका के वेपन्स की सप्लाई जो है खगोशी करता था। एक बार खगोशी से ये मिलता है और खगोशी से मिलने की इच्छा इसको बहुत पहले से थी। और उस समय 80 के दशक की बात बता रहा हूं, उस समय ये खगोशी को 1 लाख दिरहम देता है। अब सोच लीजिए इसके पास कितना पैसा होगा। वो कहा जाता है एलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो तो व्हाइट मनी में है, लेकिन अगर ब्लैक मनी देखा जाए ना तो न जाने कितने एलॉन मस्क होंगे, आप गिन नहीं पाओगे।